जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। और ये वाला सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुश्किल से 7-8 मिनट का सेशन होगा, लेकिन अंत तक जरूर देखना। इस सेशन को लास्ट तक देखने के बाद आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग जरूर सेट हो जाएगी कि अब आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर जिन भी परीक्षाओं में विज्ञान नाम का शब्द लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान, वो विज्ञान के प्रश्न हमें कहां से पढ़ने हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मुद्दा आपका क्लियर हो जाएगा। और वो कंटेंट आपको मिलेगा का ये बात भी आप अच्छे से जान लोगे। ये बात आप अच्छे से जानते ही हो कि जिन लोगों ने अपनी जवानी के अंदर कुछ खास अच्छा खासा उखाड़ा है, बहुत कुछ अच्छा करा है, उन लोगों ने अपने बुढ़ापे में जाते जाते कुछ 4 शब्द कहे थे। क्या शब्द कहे थे? कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, अपनी जवानी के अंदर हम जिस ओर अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को ले जाएंगे, आने वाले वक्त में जमाना अपने उन्हीं संघर्षों के पद चिन्हों के ऊपर चलने वाला है। और वर्तमान समय में आप अपनी जवानी के अंदर आपके एनआर सर के साथ जुड़ करके जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, विज्ञान को, एनसीईआरटी को यूट्यूब पर पढ़ने का, उसी ट्रेंड को साथियों अभी जमाना फॉलो कर रहा है और जमाने के साथ आपका अधीनस्थ बोर्ड भी फॉलो कर रहा है। बेसिकली आज के सेशन में हम विद प्रूफ जानने वाले हैं जेल प्रेरी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न कहां से पूछे गए और अब आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो पटवार हो, वीडियो हो, या फिर और कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो जिसके अंदर आपके विज्ञान नाम का शब्द सिलेबस के अंदर मेंशन है, उसके लिए विज्ञान आपको कहां से पढ़नी है। बिना देरी किए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि आपकी जेल प्रेरी की शिफ्ट 1 के अंदर जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे वो कहां से पूछे गए थे। देखो, विद प्रूफ आपको एक एक प्रश्न मिलेगा। और देखो साथियों, मैं आपको जब भी विज्ञान पढ़ाता हूं, जब भी मैं आपको कोई सी भी क्लास पढ़ाता हूं, तो मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा आपको एक प्रश्न के माध्यम से उसके इर्द गिर्द का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। और जो साथी केवल पीडीएफ देख करके जाते हैं, नो डाउट उनके भी बहुत सारे सवाल सही होते हैं, लेकिन जो पूरी क्लास अच्छे से देख करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझता है, उसी विद्यार्थी को रियल मायने में फायदा होता है, बेनिफिट होता है, और वो एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न सही करके आता है जो कंटेंट मेरे से पढ़ा होता है उस कंटेंट के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा हूं कि मेरे कंटेंट में से सवाल आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कंटेंट कहां से उठाया? मैंने सारा का सारा कंटेंट लिया है दोस्तों आपकी एनसीईआरटी से। जो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें होती है, उन्हीं को आधार बना करके मैं प्रश्न बनाता हूं और उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझा करके पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं। और क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का भी फेवरेट हो रखी है आपकी एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें, तो वहीं से सवाल पूछ रहे हैं। देखो इस सवाल को कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता है। इसने पूछा क्या नहीं बनता है। सभी जानते हैं कि धातु ऑक्साइड नहीं बन सकता, क्योंकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो अधातु ऑक्साइड जरूर बन जाएगा, जल जरूर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, क्योंकि कार्बन भी अधातु होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी, लेकिन धातु ऑक्साइड कभी भी नहीं बन सकता। और ये वाली बात इस प्रश्न में मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, जिसमें अपन ने डिस्कस करा था कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला जो यौगिक निर्मित करती है वो यौगिक कौन सा है। इसमें अपन ने डिस्कस करा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, चाहे वो कोई सी भी मेटल हो। जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि धातु ऑक्साइड तो केवल और केवल धातु ही बना सकती है, ये धातु कभी नहीं बना सकती। ये कॉन्सेप्ट पूरा अपन ने इस प्रश्न में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न कि किसी जीन को वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। एक ही जीन के दो जो वैकल्पिक रूप होते हैं उनको एलील बोला जाता है, और इसी एलील को मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था आपके इस वाली आनुवांशिकी वाली क्लास में। अभी सेशन के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लासेस यूट्यूब पे आपको कहां पर मिलेगी। पहले शांति रखो, एक एक का प्रूफ देख लो आप। प्रश्न संख्या अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण, ये आपके शिफ्ट 1 का 34वां सवाल था, कि कौन सा लेंस सौर भट्टियों, मशालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है। आपको ये चीज ये तो पता ही होगी कि ये जो आपके अवतल दर्पण होता है उसको यूज किया जाता है। और अपन ने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करा था साथियों कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसमें अपना राइट आंसर था कि वाहनों के पश्च दर्पण, यानी कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उनके अंदर किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। और इसके अलावा 3 लाइनें और थी कि वाहनों की हेडलाइट, शेविंग मिरर और सर्च लाइट। इनमें मैंने आपको डिनोट करके बताया था कि ये आपके अवतल दर्पण होता है। और इसमें इसने यही पूछा है, देखो वाहनों की हेडलाइट और इसके अलावा आपकी सर्च लाइट, ये दो नाम मिल गए आपको। ये कहां अवतल दर्पण का यूज होता है इनके अंदर, तो इसका राइट आंसर भी आपके क्या था, अवतल दर्पण था। जिस साथी ने केवल और केवल पीडीएफ देखी होगी उसने राइट आंसर देखा होगा और आगे बढ़ गया होगा, लेकिन जिस विद्यार्थी ने पूरी क्लास देखी होगी उस विद्यार्थी के ये सवाल 100% सही हुआ है।
प्रश्न अगला 30वां कि कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेणी नहीं है, यानी कि आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को कौन वर्गीकृत नहीं करता है। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल वाली क्लास पढ़ी थी, उसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी को तत्वों के अंदर किस प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें अधातु थी, उपधातु थी और धातुएं थी, लेकिन धातु कर्म नहीं था, क्योंकि धातु कर्म धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती, वो भी अपन डिस्कस कर चुके थे जब अपन ने धातु, अधातु और उपधातु वाला चैप्टर पढ़ा था। एक सवाल था कि भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कि पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। और ये अपन ने जब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था साथियों अपनी पहली ही क्लास के अंदर, उसमें अच्छे तरीके से सारी चीजें डिस्कस करी थी। देखो सारे के सारे ऑप्शन आपको इसी में से देखने को मिल रहे हैं। ये कह रहा है कि उन्हें आसानी से उल्टा नहीं जा सकता, यानी कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन को उल्टा जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो आपका अनुत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब ये कह रहा उल्टा नहीं जा सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन तो वो होता है जिसको उल्टा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, अवस्था आदि नहीं बदलते, और ये चीज अपन ने यहां पर अच्छे से डिस्कस करी थी। ये आपकी जो ये मेरी फोटो के पीछे है ये है ना, ये क्लास आप जाकर के देखोगे, इसको मिल जाएगा कि भौतिक अवस्थाएं, जिसमें अपन ने रंग, आकृति, आमाप सारी चीजें डिस्कस करी थी, ये चीजें भौतिक परिवर्तन के अंदर बदलती है। और ये कह रहा नहीं बदलती, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कह रहा एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। मैंने आपको बताया था नए पदार्थ तो किसमें बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। ये देखो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन ए, कि पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। रासायनिक संगठन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये अच्छे से एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लगा करके मैंने आपको पढ़ाया था। अगला सवाल था कि मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। इसका आंसर था कि पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना भोजन पेय को बाहर निकालना। बाकी देखो प्रोटीन का पाचन कहां होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहां होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है। ये जो मैराथन क्लास अपने डिस्कस करी थी सबसे लास्ट में, उसके अंदर पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपका इस वाले प्रश्न के माध्यम से क्लियर हुआ था। YouTube पे अभी भी क्लास है, 26वें नंबर का सवाल है, जो मैराथन क्लास आई थी जेल प्रेरी के लिए, उसके अंदर पूरा पाचन सिस्टम समझाया था कि कहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहां पर वसा का, प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है। अगला सवाल था आपके आपदा प्रबंधन का कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। इसका नेतृत्व जिला अधिकारी करता है, और ये बकायदा डिस्कस कर लिया था अपन ने कि जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन निवारण होता है, जिसको डीडीएमए बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका हेड कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है या फिर जिलाधीश होता है। ये वाली बात अपन ने डिस्कस करी थी। ये सारे के सारे शिफ्ट 1 के सवाल थे। अब अपन शिफ्ट 2 के सवालों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज ये जान लो, मैं ये जो प्रश्न आपको करवा रहा हूं ना सारे के सारे, इन प्रश्नों को बनाने के पीछे आधार क्या है, एनसीईआरटी। और आपको यह भी पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी के आधार पे आगे अपन क्लेम भी कर सकते हैं। और अभी बोर्ड, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, आपके एनसीईआरटी से सवाल आपको पूछ रहा है। तो जो साथी अभी पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट है, साइंस के प्रश्न भी और बाकी अदर सब्जेक्ट के प्रश्न भी। ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको 299 के अंदर अवेलेबल हो रही है, और इस 299 की प्राइस में भी जब आप NR21 कूपन कोड यूज करोगे तो जिन साथियों ने परचेस नहीं करा है उनको 21% का इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। टोटल 30 टेस्ट है, इनको अच्छे तरीके से देख लेना। यही सेम चीज वीडियो के लिए भी है, आपकी 349 इसकी प्राइस है, और इस पर NR21 कूपन कोड जब आप यूज करोगे तो इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 21% का डिस्काउंट। तो जो खरीदना चाहते हैं, जिनकी इच्छा हो जाकर के खरीद सकते हो, जिनको सिलेक्शन लेना हो। शिफ्ट 2 के सवालों पर डिस्कस करें तो 22वां सवाल की निम्न में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है। यह चीज मैंने आपको देखो पाचन तंत्र पढ़ाया था पूरा का पूरा, उसके अंदर और श्वसन तंत्र पढ़ाया था, इन दोनों में चीज डिस्कस करी थी। श्वसन तंत्र के अंदर यहां पर श्वसन नली होती है, ये मैंने आपको बताया था। एक होती है आपकी ग्रसनी, और वो ग्रसनी जब नीचे जाती है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एपिग्लोटिस आपके ग्रास नली में और श्वास नली में, उनको डिवाइड कर देता है। ग्रसनी के अंदर श्वास और भोजन दोनों होता है, जबकि ग्रास नली के अंदर क्या होता है, ग्रास नली में केवल भोजन होता है, इसमें भोजन और श्वास दोनों होता है। ये कह रहा पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, और मलाशय तो होता ही होता है। फिर कौन नहीं है, श्वास नली नहीं है। एपिग्लोटिस के द्वारा ग्रसनी से श्वास नली को अलग कर दिया जाता है श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में, दोनों में अपन ने अच्छे से डिस्कस करा था कि जो ग्रास नली होती है उसमें केवल संकुचन की अभिक्रिया होती है, यानी कि ये केवल और केवल पाचन में भाग लेती है, श्वसन में भाग नहीं लेती है। 23वां सवाल की कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, कैंसर नहीं है। इसके लिए दो सवाल देख लो आप, अभी जो मैराथन क्लास हुई थी अपनी,
48वें सवाल में अपन ने डिस्कस करा था कि मक्खियों की वजह से रोग होता है। मक्खियों की वजह से कौन सा रोग होता है? वो संक्रमण रोग ही हो रहा है। इसमें मैंने डिस्कस भी करा था कि कैंसर जो है ये संक्रमण रोग है ही नहीं, ये तो आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन की वजह से होता है। वो हैजा रोग था। यहाँ पर कैंसर के बारे में, डिप्थीरिया, क्षय रोग यानी कि टीबी के बारे में डिस्कस करा था कि ये तो क्या है, ये संक्रमण रोग है। एक सवाल सेम एज इट इज ऐसा था कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी। और इसमें आपके टाइफाइड ये संक्रामक रोग नहीं हो सकता, यही चीज इसमें थी कि टाइफाइड संक्रामक रोग नहीं है। क्षमा यानी कि टीबी जिसको आप क्षय रोग कहते हो ये भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, फिर कौन था? गठिया था। यहां पर संक्रामक असंक्रामक का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वहां से आप पकड़ सकते थे कि कैंसर जो है वो संक्रामक रोग है ही नहीं, ये तो उत्परिवर्तित रोग होता है। सवाल 86 था कि मोमबत्ती जलाने के दौरान क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। सेम सवाल, निम्न में से किसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन एक साथ देखे जाते हैं? ये अपन ने डिस्कस करा था कि मोमबत्ती जलना और पिघलना, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है उस प्रोसेस के अंदर ये काम होता है। 87 नंबर सवाल था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आवर्त सारणी वाली क्लास में भी पढ़ाया था और इस मैराथन क्लास के अंदर भी डिस्कस करा था। यह धातु जो होती है सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करती है, अतः ऋणायन बनाती है। एज इट इज सेम लैंग्वेज, ऋणायन कौन बनाती है? ए धातु में ऋणायन बनाती है। एक लास्ट सवाल और देख लो कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, और ये चीज जब अपन ने डिस्कस करी थी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें देखो उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है और टिन ऑक्साइड है। इसमें आपका सीधा सीधा था एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी, वो लेड ऑक्साइड था। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी अपन ने समझा था। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अगला सवाल देखो 89, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निम्न में से प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? ये अपवर्तन परावर्तन वाली क्लास थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में सवाल पूछा था। इसमें पूछा यह था कि ध्रुव तथा एफ के बीच, यानी कि ये जो उत्तल दर्पण होता है इसमें ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका सही आंसर तो साथियों क्या था आपके कि अनंत पर बनेगा। लेकिन इसी के पीछे मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें यह भी बताया था कि बिंब की स्थिति जब अनंत पर होती है, इसने यही पूछा ना कि बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है, बिल्कुल एज इट इज एक्सप्लेनेशन में से सवाल आया है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है क्या कहलाता है? अप्रभावी कहलाता है। अप्रभावी लक्षण अच्छे तरीके से डिस्कस करा था अपन ने आनुवांशिकी वाली क्लास के अंदर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? आपका सीएम करता है, मुख्यमंत्री। अपन ने डिस्कस करा था कौन सा? SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना। कौन होता है इसका हेड? सीएम होता है। उसके अलावा 8 मेंबर और होते हैं। आपदा प्रबंधन वाली क्लास के अंदर, मैराथन क्लास में डिस्कस करा था। तो ये सारे के सारे वो प्रश्न है साथियों जो आपदा पर इसमें आपके जेल प्रेरी के अंदर पूछे गए विज्ञान के प्रश्न, और लगभग कोई एक आध प्रश्न आपका छूटा होगा। वो प्रश्न भी आपके इनडायरेक्ट रूप से उसी में से आया। मुझे एग्जैक्ट उसका स्क्रीनशॉट मिला नहीं इसलिए मैंने लगाया नहीं। बाकी सारे के सारे प्रश्न आप मान सकते हो कि साइंस की क्लासेस में से आए हैं, अगर एक आध सवाल को छोड़ देवे तो। और इसका श्रेय किसको जाता है भाई? इसका श्रेय जाता है एनसीईआरटी को। मैं तो कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि कोई कोर्स लेकर के पढ़ो आप या किसी टीचर से पढ़ो। अगर आप में खुद में काबिलियत है तो आप एनसीईआरटी उठाओ हर एक सब्जेक्ट की, और एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें पढ़ लो 10वीं तक की। विज्ञान का तो आपके एक सिंगल सवाल गलत नहीं होना। टीचर लोगों का काम क्या होता है कि वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आसान करके आपको समझा देते हैं, जिससे चीजें आपके और भी बेटर तरीके से समझ में आती है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होते हैं और सारी चीजें आपकी सही होती है। अब देखो अपन ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन का चैनल अपन ओपन करोगे ना यूट्यूब पे, तो अभी जो मैंने आपको प्रूफ दिए ये सारे के सारे प्रूफ कौन सी क्लासेस में मिलेंगे आपको? जब क्वालिटी एजुकेशन का आप यहाँ पे सर्च करोगे साइंस बाय एनआर सर, ये क्वालिटी एजुकेशन का चैनल आएगा। प्लेलिस्ट पर जाना और इस प्लेलिस्ट के अंदर साथियों एक आपके मैंने अभी तो खैर उस प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर दिया है, ये देखो चतुश्रेणी कर्मचारी कंप्लीट साइंस। इसको जब आप ओपन करोगे प्लेलिस्ट को, इस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो दिखेंगे जो आपके जेल प्रेरी के सिलेबस में 6 पॉइंट थे, वो 6 के 6 पॉइंट भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये इन क्लासेस को आप चला करके देख लेना। इन क्लासेस से ही सारे के सारे सवाल आपके आए। अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाए हैं वो सारे इन्हीं क्लासेस से लिए हुए। ठीक है, ये 6 क्लासेस थी टोटल आपकी, रोग कारक निदान वाली और आपके मानव शरीर वाली, आनुवांशिक शब्दावली, ये प्रकाश वाली में से आपके वो सारे उत्तल दर्पण के सवाल आए हैं। धातु अधातु में से वही आपके ऋणात्मक वाले, और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये अभी भी पड़ी है। लगभग 50,000, 43,000, 58,000, 45,000 बच्चों ने इनको देख भी लिया है। तो जिन साथियों के जो चतुश्रेणी की कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उनके भी सेम सिलेबस है। एक बार इन क्लासेस को अच्छे से देख लेना, बाकी लास्ट में अपन मैराथन क्लास के माध्यम से रिवीजन भी करेंगे। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सको तो सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना आना चाहिए। और जो साथी अपनी क्लासेस देख करके गए थे और उसके बाद में उनके सारे के सारे सवाल भी सही हुए हैं, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपकी ये क्लासेस देखी और सवाल हमारे मिले हैं।
क्योंकि ये सवाल वही विद्यार्थी सही कर पाया होगा जिसने पूरे ध्यान से क्लास को देखा होगा और पीडीएफ के माध्यम से वापस रिवीजन भी करा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन के अंदर मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी कि अब हमें साइंस कहां से पढ़नी है, पटवार के लिए या फिर वीडियो के लिए या अदर किसी एग्जाम के लिए। 10वीं तक की सीधी सट एक काम करो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन 4 क्लासेस की एनसीईआरटी उठा लो, वर्तमान में जो चल रही है वो भी, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वर्तमान वाली में नहीं है, वो पुरानी एनसीईआरटी में होते हैं, उनको लेकर के अच्छे से कवर कर लो, कुछ बाहर नहीं जाना है। और पटवारी वालों टेंशन मत लो, अपना जो हैशटैग पीबीडब्ल्यूएस है, हैशटैग पीबीडब्ल्यूएस पटवारी बनाने वाली सीरीज, इस सीरीज के अंदर भी अपन टोटल ऑलरेडी कितनी क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये अपने YouTube के ऊपर ये जो आपके पटवारी बनाने वाली सीरीज है ये भी मैंने चला रखी है। कहाँ गई आपकी पटवारी बनाने वाली सीरीज? आ जा रही भाई, आ जा, ये रही है देखो, कंप्लीट साइंस प्लेलिस्ट फॉर पटवार। इसको आप ओपन करके देखोगे, इसमें आपको पटवारी के लिए मैं 7 क्लासेस करवा चुका हूं, जिसमें सिलेबस डिस्कस भी किया था अपन ने। ये क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है और अगली क्लास आपको कल मॉर्निंग या कल शाम को ही मिल जाएगी, जिस क्लास में अपन दैनिक जीवन में विज्ञान वाला पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 एक क्लास से मुश्किल से 25 अप्रैल से पहले कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी पर आधारित पटवार के लिए अपन इसी यूट्यूब चैनल पर कर लेंगे। तो जो साथी नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इंपॉर्टेंट कंटेंट आप कंज्यूम कर सको। ठीक है साथियों, तो यहीं पर विदा लेते हैं इस सेशन से, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।